नमस्कार, मैं हूं आशिफ इकबाल और आप देख रहे हैं हॉट सीट। आज जिस शख्सियत को आपसे मिलवाने जा रहे हैं उस शख्सियत के बारे में चर्चा पर चर्चा खूब हो रही है, खासतौर पे दिल्ली में। जी हां, हम दिल्ली की बात कर रहे हैं और दिल्ली में इस वक्त एक शख्सियत काफ़ी चर्चा में है। वो भी इसलिए क्योंकि उन्हें हज कमेटी का चेयरमैन बना दिया गया। चेयरमैन के चुनाव तो बहुत ही विधिवत तरीके से हुए, लेकिन दिल्ली में सत्ता पे काबिज आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाए कि हज कमेटी का चेयरमैन उन्हें जोर और जबरदस्ती से बनाया गया। इन तमाम आरोपों का जवाब लेने के लिए हम खुद सीधे तौर पे चेयरमैन कौसर जहां को लेकर आए हैं हॉट सीट पर और उनसे इन तमाम सवालों के जवाब लेंगे। कौसर साहब, आपका बहुत बहुत मोहतरमा बहुत शुक्रिया जो आपने वक्त निकाला। मैंने सही कहा ना, इस वक्त सबसे ज़्यादा चर्चा आपकी हो रही है कि आखिर ऐसा किया कैसे आपने, जो आम आदमी पार्टी जिसने पूरी तैयारी कर रखी थी और माना ये जा रहा है कि आम आदमी पार्टी से इस वक्त बीजेपी कहीं ना कहीं से डिफीट खाती हर जगह नज़र आ रही है, चाहे दिल्ली विधानसभा का चुनाव हो या फिर एमसीडी का चुनाव हो। लेकिन एक ऐसा चुनाव आया हज कमेटी का जिसमें आपने डिफीट की, उसको कैसे किया आपने? ये देखिए, ये करने में इसका श्रेय मैं अपनी भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं और जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी, इन सब का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार करना चाहती हूँ, क्योंकि इनके आशीर्वाद और मार्गदर्शन के बिना ये मुमकिन नहीं हो पाता। और जहाँ तक आम आदमी पार्टी का सवाल है, उनके विषय में तो मैं क्या कहूँ। देखिए, उनका तो हर तरह से जब से ये कमेटी बनी है उनको तो उस वक्त से परेशानी है कि भाई ये कमेटी गलत है, और बहुत सी बातें हुई, तमाम बातें हुई इस विषय में। उसके बाद फिर जब चुनाव भी हो रहा था परसों 16 फरवरी को, उसमें भी जो दो हमारे बड़े भाई हैं इस कमेटी में आम आदमी पार्टी से, उन्होंने पूरा प्रयास किया, पूरी कोशिश करी कि किसी तरह से चुनाव रुक जाए, दुनिया भर की बातें करी, और लेकिन अफसोस उनकी बातें सारी बेबुनियाद थी। मतलब कुछ मतलब नहीं था उन बातों का। जो हमारे जो अधिकारी थे, अश्विनी कुमार जी, जो कंडक्ट करवा रहे थे ये चुनाव, उन्होंने कह दिया कि भाई आपके जो ऑब्जेक्शन थे, दे आर मेरिटलेस, इस पे मैं चुनाव रोक नहीं सकता। उसके बाद फिर उनका था कि ठीक है जी, जब उन्होंने देखा कि चुनाव रुक नहीं रहा है, चुनाव तो होगा और चीज़ें हमारे हाथ से चली जाएंगी, तो फिर हम ये चुनाव बॉयकॉट कर रहे हैं। मतलब उनको ये लग रहा था कि वो चुनाव हार रहे हैं, इसलिए वो चुनाव बॉयकॉट कर रहे हैं। उनको पता था कि भाई हमारे फेवर में यहाँ पे चीज़ें हो नहीं रही हैं और हमारे हिसाब से कुछ होगा नहीं, तो अब क्या किया जाए। और बात भी उनकी ऐसी थी जो कि कुछ मतलब ही नहीं था उस बात का। तो सबसे बढ़िया है कि जी इसको बॉयकॉट कर लो। तो फिर आपने क्या किया? आप डटी रहीं? जी बिल्कुल, मैं थी, मेरे साथ हमारे आदरणीय सांसद जो हैं गौतम गंभीर जी वो थे और मोहम्मद साद थे। मैं आपको बताती हूँ पूरी जो हुआ, क्योंकि हज कमेटी का चुनाव पहले मतलब ऐसा बहुत मतलब ये मैं कहते हुए कह रहा हूँ कि सुना है जो कि बहुत अहमियत और इसको लेकर, क्योंकि नॉमिनेशन होता था और नॉमिनेशन हुआ और किसी न किसी को, फिर ताजदार बाबर के बाद ये दूसरी महिला हैं आप जिनको ये उपलब्धि मिली है। और हज कमेटी आज के डेट में हज कमेटी से ज़्यादा हज कमेटी का चुनाव इस वक्त प्रचार प्रसार का विषय हो गया, या फिर ये कह लें पॉपुलैरिटी अगर गेन एक तरफ हज कमेटी की अगर सर्चिंग करें, नेट पे सर्च करें, और एक तरफ हज कमेटी चुनाव की सर्च करें, तो सबसे ज़्यादा इलेक्शन को लेकर लोग बातें कर रहे हैं। तो उसका प्रोसीजर हम समझना चाहेंगे, क्योंकि लोगों को अभी तक यही लग रहा है कि आम आदमी पार्टी बार बार यही कह रही है कि वहाँ भी बीजेपी ने अपने जो उनका एक आरोप रहा है हमेशा आम आदमी पार्टी का कि बीजेपी अपने बल का उपयोग करती है, और उन तमाम लोगों का यही आरोप है कि यहाँ भी बल का उपयोग किया गया और आपको अध्यक्ष बनाया गया। इसलिए इस चुनाव की प्रक्रिया को और जो चीज़ें हुई हैं उसको हम समझना चाहते हैं, हमारे दर्शक समझना चाहते हैं, इसलिए हमने आपके ज़रिए ये समझाने की कोशिश की है। ज़रा बताइए कि कैसे चुनाव हुआ और कैसे आप अध्यक्ष हुई? जी देखिए, इस कमेटी पे हम लोग 6 लोग हैं। मैं हूँ, आदरणीय सांसद गंभीर जी हैं, आम आदमी पार्टी के हमारे 2 बड़े भाई हैं, एक मोहम्मद साद हैं जो वो इस्लामिक स्कॉलर के उससे हैं, और एक महिला है, कांग्रेस की पार्षद है, बहन नाजिया दानिश जी। तो उस दिन जो है 16 फरवरी के दिन सुबह 11:30 बजे का वक्त था। दिल्ली सेक्रेटरीट जो है आईपी स्टेट में, वहाँ वो वेन्यू था। तो वहाँ हम लोग 5 लोग पहुँचे।
अब बहन नाजिया दानिश नहीं आई, अब वो क्यों नहीं आई, अब इसमें तो मेरे ख्याल से बेहतर है उन्हीं से पूछा जाए। बिल्कुल तो अब मैं थी, गंभीर जी थे, मोहम्मद साद थे, और जो 2 आम आदमी पार्टी के 2 विधायक थे वो दोनों थे। जो अधिकारी थे अश्विनी कुमार जी, वो हमारा चुनाव करवा रहे थे, और साथ में और भी अधिकारी थे। तो हम लोग गए, रूम में बैठे हम लोग। उसके बाद फिर अश्विनी जी ने हम लोगों से कहा कि ऐसा है कि जो इसकी जो प्रक्रिया है इसमें ये है कि आप लोग एक व्यक्ति जो है, आप लोग आपस में कंसेंसस बना लीजिए, एंड 1 person शुड बी द कैंडिडेट, 1 person शुड प्रपोज हिम, एंड और एक बंदा उनको सेकंड करेगा। और उसके बाद फिर आप लोग देखिए, एक कैंडिडेट हो 2 कैंडिडेट, वो आप लोगों की आपस की बात है। बेशक। तो उसमें आई वुड से वेरी नाइस एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हिम। गंभीर जी ने मुझे प्रपोज किया एंड मोहम्मद साद ने मुझे सेकंड किया। ये दोनों सामने बैठे हुए थे। इनसे पूछा गया कि भाई आप क्या करेंगे। उससे पहले ये ऑब्जेक्शन उठा चुके थे अपना। इनको तो ऑलरेडी, इनको तो भाई हर चीज़ से दिक्कत होती है। तो उसके बाद इनका तो ऑब्जेक्शन मेरिटलेस था, वो तो कह दिया गया था कि भाई, बड़ी बात आपने कही है कि हर चीज़ से इनको दिक्कत होती है, हर चीज़ से दिक्कत होती है आम आदमी पार्टी को। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तो हर चीज़ से दिक्कत होती है। जो हमारी विचारधारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, हम जो है, हम लोग जनता के लिए काम करते हैं और जनता के विकास, उनके वेलफेयर के लिए काम करते हैं। यहाँ पे तो इनका तो कुछ समझ ही नहीं आता भाई क्या है क्या नहीं है। इनको तो भाई अपनी सत्ता चाहिए, अपनी कुर्सी चाहिए, बाकी जनता का क्या हो रहा है वो नहीं। लेकिन दिल्ली में दूसरी बार सरकार बना ली इन लोगों ने। आप ये तो नहीं कह सकते कि कुछ कर नहीं रहे। अगर कुछ नहीं कर रहे होते तो कौसर साहब, मतलब मैडम आप ये बताइए कि ऐसा कैसे हो जाता है कि दूसरी बार भी वो सरकार बना लेते। अगर आप दूसरी बार केंद्र में सरकार बनाते तो आप कहते हैं कि आपने बहुत सारा काम किया। अगर दिल्ली में वो दूसरी बार सरकार बना रहे हैं तो आप कह रही हैं कि वो नहीं, ठीक है, काम किया होगा उन्होंने, ऐसा भी नहीं है। लेकिन आप ये देखिए ना, जो भी होता है उसमें उनको विरोध होता है। अब अभी हज कमेटी का जो गठन, हाँ बिल्कुल, उस पर भी आप देखिए ना, उनको जो है इस कमेटी का गठन किया आदरणीय उपराज्यपाल जी ने, एलजी साहब ने जी। उस पे भी वो सवाल उठा रहे हैं कि जी ये कमेटी गलत बनी है, ये ठीक नहीं है। वो तो साफ तौर पे उपराज्यपाल का इस्तीफा मांग रहे हैं वो। अब बताइए, उपराज्यपाल ने कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी का गठन बिल्कुल संवैधानिक तरीके से, सारे रूल्स के अनुसार, बिल्कुल मतलब ठीक से जैसे होना चाहिए, जो मतलब जो प्रावधान है उसके अनुसार हुआ है। उस पे भी उनको दिक्कत है। अब आप एलजी साहब का जो, उनका तो कुछ उनका डिस्क्रिप्शन है ना भाई, अब आप उन पे भी क्वेश्चन उठा रहे हैं। द एलजी इज आल्सो क्वेश्चनेबल। उनकी नज़र में तो है, उनके हिसाब से भी हैं। उनके लिए वो सवाल खड़े कर रहे हैं कि एलजी साहब ने जो भी काम किया वो सिर्फ बीजेपी को खुश करने के लिए, क्या उस तरह के आरोप लगा रहे हैं वो। तो आप अब देखिए, अब क्यों, बिकॉज एलजी साहब ने जो है काम किया अपने हिसाब से, और उन्होंने वो किया जो उन्हें फेयर लगा, जो उन्हें ठीक लगा। अब वो चीज़ उनके फेवर में नहीं हुई तो ऑब्वियसली उनको तो फिर लगेगा ना कि भाई एलजी साहब मतलब बीजेपी के हिसाब से चल रहे हैं। बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल ना कि एवरीथिंग इज ओनली एज पर देम। अब मैंने आपको बताया छोटा सा वाकया एक, उस दिन चुनाव के दिन जो है 2 लोगों ने पूरा प्रयास किया था कि ये चुनाव रुक जाए। जो दोनों विधायक लोगों ने? जी हाँ, दोनों ने पूरा प्रयास किया था। अच्छा, ये क्या पहले इंडिकेशन था कि आप ही अध्यक्ष बनेंगी? क्या आपको पहले इस बात के लिए कन्विंस किया गया कि आप लास्ट टाइम भी आप अगर चाहें तो अपना फैसला बदल सकती हैं, बीजेपी में रहें न रहें? ऐसा कुछ भी आपको अप्रोच किसी ने किया हो, किसी ने आपसे बात की हो? ऐसे फीलर्स तो मुझे आ रहे थे बहुत सारे, लेकिन नहीं, हमारे पास जानकारी आई कि किसी आम आदमी पार्टी किसी विधायक ने भी आपको अप्रोच किया था और उन्होंने कहा था कि अभी भी आप पार्टी के लोगों ने, हाँ, उन्होंने मुझे फीलर्स तो भेजे थे कि भाई आप हमारी तरफ, बट लेकिन कुछ हो नहीं पाया। मतलब पहले से तय था कि आपको बीजेपी नहीं छोड़नी और बीजेपी के साथ ही रहना है? जी मैं भारतीय जनता पार्टी से मुझे बहुत मोहब्बत है। मुझे आदरणीय मोदी जी की जो विचारधारा है, मैं उससे इत्तेफाक रखती हूँ, और मतलब मैं बिल्कुल दिल से मैं भारतीय जनता पार्टी की ही कार्यकर्ता हूँ और रहूँगी इंशाल्लाह हमेशा। कितने साल हो गए आपको भारतीय जनता पार्टी में, और ये सिलसिला कैसे शुरू हुआ और यहाँ तक पहुँचने का इस दरमियान कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी से तो मेरा जो एसोसिएशन है काफ़ी पुराना है। मैं मतलब पार्टी से मैं अभी एक्टिवली तो मैं पिछले 4 साल से मैं हुई हूँ, लेकिन उससे पहले मेरे ख्याल से 10-15 साल से पिछले मैं तो पार्टी से
मतलब इनके कामों वगैरह में मैं इन्वॉल्व रही हूँ। कौसर जी, एक चीज़ जरूर जानना चाहेंगे कि जैसे ही आप अध्यक्ष बनी उसके बाद आम आदमी पार्टी ने एक बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और सौरभ भारद्वाज जो उनके स्पोक्स पर्सन है सरकार के, में तो भाई मतलब महिला सशक्तिकरण कितना मायने रखता है और कितना काम हुआ है इस दिशा में। मेरे ख्याल से पिछले 7-8 वर्षों में जब से आदरणीय मोदी जी का कार्यकाल रहा है, ये महिलाओं के लिए स्वाति नक्षत्र का युग रहा है, खास करके मुसलमान महिलाओं के लिए। आप ट्रिपल तलाक का जो कानून है आप देखिए ना, इससे पहले हमारी मुसलमान बहनों की क्या उनकी दशा थी, वो कितनी इनसिक्योर, कितनी परेशान रहती थी। लेकिन आज वो अपने आप को पहले से ज़्यादा महफूज और सशक्त महसूस करती हैं। आप तो अपने लोगों से मिलती होंगी, तो आपको मतलब ट्रिपल तलाक को लेकर क्या उन लोगों का फीडबैक होता है, कैसे वो लोग क्या बोलती हैं? ट्रिपल तलाक को लेकर जो मुसलमान बहनें हैं, कितनी मुसलमान बहनों की जिंदगियां खराब होने से बची हैं इस कानून की वजह से। पहले जो एक दहशत थी कि हाँ भाई कि बस मतलब शौहर कभी भी तलाक दे दे, कुछ भी छोटी सी बात पे हो जाए, लेकिन अब वो नहीं है, वो सोच बदल गई है। अच्छा, उसके अलावा जो है जो और भी जो काम हुए हैं खासकर महिला सशक्तिकरण के लिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना, या फिर मतलब महिलाओं के लिए जितनी चीज़ें करी हैं। लेकिन कौशल जी, इस पर तो बहुत सारे, जैसे ही आपने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात की, उस पर कांग्रेस पार्टी के बड़े सारे प्रवक्ता हैं, आम आदमी पार्टी के बड़े सारे प्रवक्ता हैं, उन लोगों ने तो अब कमेंट बहुत, मतलब आपको भी ये पता होगा, आप क्योंकि लगातार आप सोशल मीडिया बने रहती हैं टीवी चैनल पर, कि उन लोगों ने तो बड़े बड़े पोस्टर बनवा रखे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नहीं, बल्कि बीजेपी के नेताओं से बेटी को बचाओ। जो भी हाल फिलहाल जितनी भी घटनाएं हुई हैं उसमें बीजेपी के नेताओं का इन्वॉल्वमेंट नज़र आया। उन लोगों ने ये आरोप लगाया, ये आरोप मतलब ये पटल पे है सारे। ऐसे आरोपों का क्या जवाब देना चाहेंगी आप? देखिए, जो लोग ऐसी सोच रखते हैं उनको मैं क्या बोल सकती हूँ। बेटियों को और महिलाओं को उनकी जो स्थिति थी पहले से, जो मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन मोदी जी के कार्यकाल से पहले जो पार्टियां सत्ता में थी उस वक्त तो भाई बेटियां घर बैठती थी, लेकिन आज बेटियां लैपटॉप लेकर सशक्त हो गई हैं और बाहर निकल के अपने पैरों पे खड़ी हुई हैं। अभी आपको जो चैलेंजेस सामने आने वाले हैं, जो आपके सामने चुनौतियां आने वाली हैं, वो किस तरीके से उन चुनौतियों का सामना करेंगे और क्या लग रहा है आपको? क्योंकि देखिए, आप अध्यक्ष तो बन गई जी, लेकिन इसके बाद भी बहुत सारी चुनौतियां होंगी, क्योंकि दिल्ली सरकार के फंड, दिल्ली सरकार के तमाम इन्वॉल्वमेंट, दिल्ली सरकार की तरफ से आपको सारी सुख सुविधाएं और तमाम चीज़ें जो हैं वो मुहैया करानी है, क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर ये चीज़ें हैं। तो वो कैसे आप देख रहे हैं कि इन चीज़ों को कैसे आप मतलब इसका फेस कैसे कर पाएंगे आप? इन चीज़ों का, इन तमाम जो जिस चुनौतियाँ हैं उसका मुकाबला कैसे करेंगी आप? देखिए, ये आपने सही फरमाया कि चुनौतियां होंगी, बिकॉज जब मैं अध्यक्ष बनी उसके बाद मुझे कुछ आम आदमी पार्टी की तरफ से मुझे मतलब ये मतलब मुझे कई जगह से सुनने में आया कि भाई ठीक है, बन तो गए हो, लेकिन अब ये बताओ काम कैसे करोगे जब फंड्स ही नहीं मिलेगा तो। अच्छा, ये बात कही गई? मतलब ये मुझे मतलब फीलर्स मुझे आए कि भाई कि जब ठीक है हमारा अध्यक्ष नहीं तो फिर कोई बात नहीं, तो फिर फंड्स वगैरह कहाँ से आएंगे, तो हज कमेटी में काम कैसे होगा? फिर ये भी बात हुई है। तो फिर आपको कैसे इन चुनौतियों का कैसे सामना करेंगी आप? तो मैं इस पर मेरा यही संदेश होगा मेरे आम आदमी पार्टी के भाइयों को और सभी को कि देखिए, ये जो काम है ना, ये बहुत ही सवाब का काम है और ये बहुत ही पाक साफ काम है। ये जो है सेवा है, खिदमत का मौका मिला है और ये हम लोगों की खुशनसीबी जो हमें ये मौका मिला है। इस पर कृपया प्लीज़ कोई सियासत ना करें,
इस पर सियासत का कोई स्कोप है ही नहीं। यहाँ हम लोग सियासत करने नहीं बैठे हुए, हम लोग यहाँ जो हमारे आज़मीन हज है उनकी खिदमत करने बैठे हुए हैं। उनकी मुश्किलात या उनकी जितनी हो सके हम परेशानियां ख़त्म करने के लिए बैठे हुए हैं। अब आप देखिए जो नई हज पॉलिसी आई है उसके लिए तो मैं आदरणीय मोदी जी और स्मृति ईरानी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। उसमें कितनी तब्दीलियाँ आई हैं, हज का कोटा बढ़ गया है और 50,000 रुपये हज सस्ता हो गया है। इसके अलावा और कितनी चीज़ें हैं। तो वो तो कह रहे हैं कि इस काम में तो आप बीजेपी ने ही इंटरफेयर किया, हम तो करना चाहते थे, लेकिन बीजेपी ने जिस तरीके से तमाम चीज़ों को बहुत ही मुश्किल बना दिया और वो तमाम आम आदमी पार्टी के लीडर जो हैं वो कह रहे हैं कि हमने तो सारी चीज़ें बेहतर की हैं, हम तो ये भी चाहते थे कि हज कमेटी भी हमारे ज़रिए हो और हम इसको और बेहतर से बेहतर कर सके, तमाम लोगों तक पहुंचा सके, ख़ास तौर पे दिल्ली की जो आवाम है उसको हम बेहतर एटमॉस्फेयर दे सकें और उनके जो भी हज के ज़ायरीन हैं उनको हम बेहतर सुविधाएँ दे सकें। लेकिन इसमें भारतीय जनता पार्टी घुस गई और जहाँ नहीं एंट्री करना था वहाँ भी एंट्री कर गई। तो वो इस तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए, इस कमेटी का अध्यक्ष का चुनाव जैसे होना चाहिए संवैधानिक तरीके से, या जो एज पर द रूल बुक जी बिल्कुल वैसे ही हुआ। तो उनको तो पूछा गया था कि भाई आपका कैंडिडेट कौन है, कौन किसको प्रपोज करेगा, कौन सेकंड करेगा। अब कोई था ही नहीं, तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, आप बताइए। लेकिन चैलेंजेस है, आप ये मान रही हैं? बिल्कुल चैलेंजेस है जी, बिल्कुल चैलेंजेस है। किससे चैलेंज होगा? नहीं मतलब हज कमेटी इससे पहले मतलब नहीं, चुनौतियों का सामना आप करेंगी। चुनौतियां कौन आपके सामने पेश करेगा? देखिए, पेश करेगा वाली बात नहीं है। जो हज कमेटी की फिलहाल जो स्थिति है जी, और वो इससे पहले कौन था वहाँ, ये तो हम सब जानते हैं। बेशक। अच्छा, चेयरमैन बनने के बाद आप क्या दिल्ली के सीएम से मिली? जी, अभी मुलाकात नहीं हुई। आपने वक्त मांगा कि मैं आपको मिल के एक बार कम से कम अपने बारे में, क्योंकि अब लाजमी है कि जब किसी स्टेट के सीएम होते हैं तो वो कोशिश करते हैं कि वो पीएम से आके मिले। नहीं, बिल्कुल मुझे उनसे मिलना, हाँ नहीं मुझे उनसे मिलना है, और बल्कि मैं मिलके उनसे गुजारिश करना चाहती हूँ कि सीएम साहब मतलब प्लीज कोऑपरेट विद अस। आपको क्या लगता है? उम्मीद करती हूँ कि वो करेंगे। आपको लगता है? वो तो उनसे मिलना फिर उनसे बात करने पर ही पता चलेगा, लेकिन मैं उम्मीद है मुझे कि, क्योंकि ये इतना पाक साफ काम है जी, ये यहाँ सियासत का कोई स्कोप है आपको लगता है? सियासत की बात कर रही हैं आप, हैं जब यहाँ मौजूद, अब क्योंकि अब सियासी तौर पे अब बहुत मजबूत हो गई हैं, क्योंकि अब एक पोजीशन होल्ड कर रही हैं, तो ये बताइए डायनेस्टी पॉलिटिक्स के बारे में क्या कहेंगी आप? देखिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में जो आप हैं जी, जो आपका हमने पढ़ा, जो जाना जितना, कि आपकी फैमिली में कोई बीजेपी में नहीं जी था? नहीं, मेरी फैमिली में कोई पॉलिटिक्स में नहीं है और भारतीय जनता पार्टी से भी कोई जुड़ा हुआ नहीं था। मैं सबसे पहली व्यक्ति हूँ अपने परिवार से जो पॉलिटिक्स में हूँ और पार्टी से जुड़ी हुई। और जहाँ परिवारवाद की बात आती है वहाँ तो मेरे ख्याल से मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, मतलब और कई दल हैं जहाँ परिवारवाद वाला ही सिस्टम चलता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ही एक पार्टी है जहाँ एक आम कार्यकर्ता को प्योरली अपने काम के और अपनी मेहनत के बल पर आगे बढ़ाया जाता है और सम्मानित किया जाता है। तो आपको लग रहा है कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी में जो जितनी मेहनत आपने की है वो एक नज़ीर के तौर पे पेश कर रही हैं आप? क्योंकि आपको जब भारतीय जनता पार्टी ने इतने बड़े पोस्ट के लिए आपको चुना, तो क्या ये एक नज़ीर के तौर पे पेश होगा पार्टी में भी और भी जो लोग कार्यकर्ता हैं, जो लोग मेहनत करने वाले हैं, उनके लिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है वो यही है कि भाई कि यहाँ पे कोई परिवारवाद नहीं चलता कि आप फलाने के बेटे हैं या आप इस परिवार से आते हैं। यहाँ पे ये क्राइटेरिया नहीं होता है किसी पोस्ट या फिर किसी चीज़ के लिए। यहाँ पे क्राइटेरिया होता है कि आपने काम क्या किया है, आप किस काबिल हैं, आप सही में आप डिजर्विंग है क्या नहीं। आप चाहे किसी के बेटे हो, किसी के भतीजे हो, किसी के कुछ भी हो। तो आपको यहाँ पे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं महसूस हुई? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे जो है, बल्कि मैं बहुत आई एम ग्रेटफुल टू माई सीनियर लीडरशिप एंड ऑनरेबल पीएम। लेकिन आप तो कह रही हैं विचारधारा बहुत प्रोग्रेसिव है, तमाम चीज़ें हैं, आपका नाम कौसर जहाँ है जी, और दूसरी तरफ जो अन्य पार्टियां हैं बीजेपी को छोड़ के, वो तो बहुत सारे बड़े आरोप लगाती हैं। वो तो कहती हैं कि मुस्लिमों के लिए पार्टी बेहतर नहीं है, मुस्लिमों के लिए बहुत दिक्कतें होती हैं, और ऊपर से जो देश में माहौल है वो मुसलमानों के लिए सेफ़ नहीं है। ऐसी चीज़ों पर क्या जवाब देंगी आप? इसका ये जवाब है कि भारतीय जनता पार्टी जो है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास,
अब आप देखिए जो आदरणीय मोदी जी की जो योजनाएं हैं या सरकार की जो योजनाएं, केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, उसके लाभार्थी तो मेरे ख्याल से सब हैं। उसका लाभ जब मिलता है या फिर उसका जब मतलब जो भी उसके मिलते हैं बेनिफिट्स, तो क्या ये पूछा जाता है कि आप भाई साहब हिंदू या बहन जी आप या मुस्लिम हैं? मेरे ख्याल से उसका लाभ तो सभी को मिल रहा है। एवरीबडी इज एंजॉयिंग द बेनिफिट्स, सो हाउ कैन यू से कि मुसलमानों के लिए अच्छी नहीं है? अच्छा, और दूसरी बात, ये जितने विरोधी दल हैं, ये तो भाई ये आज जो मुसलमान हमारे खिलाफ है ना, उसके लिए जो है कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल यही लोग हैं। मतलब आप मानती हैं कि मुसलमान खिलाफ है? देखिए, मतलब जो थॉट्स है, जो मतलब जो लोगों ने बना रखी है, वो थॉट्स एक सोच जो है, उसका रीजन ये है कि मतलब ये लोग भड़का रहे हैं लोगों को ना। हम लोग तो काम कर रहे हैं। मोदी जी तो कहते हैं कि भाई प्लीज कोई मतभेद मत रखिए, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। वी बिलीव इन इंक्लूसिवनेस, सबको साथ लेके चलना। समाज का जो सबसे पिछड़ा व्यक्ति है या फिर जो सबसे आखिरी व्यक्ति है, उसको भी साथ लेके चलना, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे वो कोई हो। आप अध्यक्ष बन गई हज कमेटी की, डर लग रहा है कि आपको बहुत परेशानियां होंगी, बहुत दिक्कतें होंगी? कभी आपको लग रहा है कि काम करने से रोका जाएगा, काम करने नहीं दिया जाएगा? देखिए, मैंने ये सब सोचा नहीं है, क्योंकि मैं जो है, मुझे इतना पता है कि मेरी पार्टी का सपोर्ट या फिर मुझे अगर इस मुकाम पे या फिर इस पद पे लाया गया है तो एक पर्पस से लाया गया है, और वो पर्पस है कि काम करना। आई हैव टू परफॉर्म एंड आई हैव टू डिलीवर। आज़मीन हज जो हैं, उनकी खिदमत के लिए मैं यहाँ हूँ, उनकी सेवा के लिए हूँ। उनकी जो मुश्किलात या जो परेशानियाँ हैं या जो भी चैलेंजेस वो फेस कर रहे हैं, मैं उनको ख़त्म करने की कोशिश पूरा प्रयास करूँगी इंशाल्लाह, और जो मुझसे हो सकेगा मैं करूँगी। बेशक। एक आखिरी सवाल, क्योंकि वक्त आपके पास बहुत कीमती है और क्योंकि आपको कहीं और भी जाना है, इसलिए आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे हम। एक आखिरी सवाल आपसे कि आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी, जिस तरीके से आपने अभी कहा कि दूसरे पार्टियां तमाम तरह के र्यूमर्स में बिलीव करते हैं और ये तमाम चीज़ें हैं, आपको लगता है कि जो बड़े बड़े बयान जो आते हैं जिससे दूसरे कम्युनिटी को फ़र्क पड़ता है, दूसरे लोगों को परेशानियां होती हैं, क्या उन पर भी चीज़ें लगाम लगने की ज़रूरत है? क्या जिस तरीके से लोग बयानबाजी करते हैं या दूसरे तरीके से आप कह सकती हैं कि माहौल ख़राब करने की बात, जो बार बार विरोधी पार्टियां आरोप लगाती हैं बीजेपी पर, उनको भी ज़रूरत है कि एक बार एग्जामिन किया जाए और चीज़ें बेहतर की जाए? इस पर तो मैं यही बोलूँगी कि जो रूमर्स या फिर जो उल्टी सीधी बातें, बेबुनियाद बातें जो और लोग फैलाते हैं, उन लोगों की सोच या उन लोगों का जो मोटिव है वो जनता के हित में नहीं है। उनको है कि जी बस हम सत्ता में रहे, हमारी कुर्सी ना जाए, तो उसके लिए चाहे जनता का वेलफेयर तो सेकेंडरी, पहले समहाउ हम अपनी कुर्सी संभाल लें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में 2-3 वर्ड बोल दीजिए और फिर हम वाइंड अप कर रहे हैं कि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कैसे देखती हैं, किस तरीके से देखती हैं, और क्या मतलब उनके किस बात से आप ज़्यादा प्रभावित हैं? देखिए, प्रधानमंत्री जी की जो सोच है और जो उनकी विचारधारा है, मैं उससे बहुत प्रभावित हूँ, बहुत ज़्यादा। इसीलिए तो मैं आज इस पार्टी से जुड़ी हुई हूँ और इंशाल्लाह हमेशा जुड़ी रहूँगी। बहुत शुक्रिया। तो ये हमारे साथ कौसर जहाँ हैं, जो साफ तौर पे तमाम सवालों के बड़े ही बेबाकी से जवाब दिए, और हज कमेटी के चेयरमैन होने के नाते उन्होंने बड़ी सारी गुजारिशें भी की हैं कि वो अरविंद केजरीवाल से मिलेंगी और अपने डिपार्टमेंट से संबंधित, अपने विभाग से संबंधित तमाम बातों को रखेंगी और कोशिश करेंगी कि वो सिर्फ काम करके और काम भी बेहतर तरीके से करके बता सकें कि जिस जिम्मेदारी के साथ उनकी पार्टी ने उनको यहाँ पहुँचाया है, वो उस जिम्मेदारी को बेहतर तरीके से निभा सकें। देखना दिलचस्प होगा कि आखिर आगे आने वाले वक्त में ये अपने तमाम जो चैलेंजेस इनके सामने आने वाले हैं, उसका सामना ये कैसे करती हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर एक बड़ी और बेबाक शख्सियत से आपको मुलाकात कराएंगे। तब तक पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।